माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो बच्चों, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका nth रूट तक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तक कवर कर दिया है। जहाँ तक nth रूट का सवाल है, इसके बारे में हमने कहा था कि जो आपका ज्योमेट्री सेक्शन है उसके बाद हम आपका nth रूट कवर करेंगे। वैसे भी nth रूट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो जेई मेन और जेई एडवांस फेवरेट टॉपिक है वो है ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखिए ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे की जो क्लासेज हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। जहां तक आज की क्लास का सवाल है, इसमें हम मेनली जो ज्योमेट्री सेक्शन है, जैसे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड, इन सेंटर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 4-5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग लिखो ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्री का बेसिकली रोल ये होता है कि जैसे हमने आपको ये बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। और 2 पॉइंट अगर आप दिखाओगे आर्गन प्लेन में तो उनके बीच में डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं। जहाँ तक 3 पॉइंट का सवाल है, एक ट्रायंगल भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इनफैक्ट 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनाएंगे उसका एक हम लोग सरकम सर्किल भी निकाल सकते हैं, तो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। इनफैक्ट जो भी आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो लिखिए, सबसे पहला इसमें पॉइंट होता है डिस्टेंस फार्मूला या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स कौन से हैं? तो P आपका Z1 से डिनोट कर रहे हैं और Q आपका है Z2 से। जैसे मैंने क्या किया, जो पॉइंट P है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से डिनोट कर रहे हैं और जो पॉइंट Q है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट होता है, लिखिए डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P एंड Q, दैट इज जिसको हम PQ कहेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। इसका मैं एक एक करके प्रूफ भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये आया है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। जैसे हमने मॉडुलस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। उसी तरह से मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होगा डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। आप अगर इसमें से एक वैल्यू 0, जैसे मान लीजिए Z2 की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड 0, विच इज़ ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि मॉड ऑफ Z1 के इक्वल होता है। अब देखो बच्चों, जहाँ तक इसका जो प्रूफ है वो ये है कि आर्गन प्लेन में अगर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं P और Q, जैसे इस तरह से हमने लिख दिया, यहाँ पे लिखा P जैसे x1 y1 और Q अपना है x2 y2, और ये पॉइंट Q है। ये आपका रियल एक्सिस, सॉरी इमेजिनरी एक्सिस, और ये होता है आपका रियल एक्सिस। तो हम लोगों को ये पता है कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको लिखा है हमने x1 प्लस आयोटा y1, और एक है Z2 जिसको मैंने लिखा x2 प्लस आयोटा टाइम्स y2। अगर हम Z1 माइनस Z2 कर दें तो Z1 माइनस Z2 होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, x1 y1 x2 y2 ये सब क्या हैं, आपके रियल नंबर्स हैं। हमने a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखा है। तो अगर इन दोनों का ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो डिफरेंस लिए हैं, अगर इसका हम मॉडुलस निकालें तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ये क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट है x1 माइनस x2 और इमेजिनरी पार्ट है y1 माइनस y2। आप ध्यान दोगे, इसको x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं और इसको y2 माइनस y1।
तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हम लोगों को पता है ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू PQ। तो ये एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप लिखिए मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 रिप्रेजेंट्स distance between Z1 and Z2। ये आपको पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि आगे का जो भी डिस्कशन है उसमें इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल आएगा। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। और उसका प्रूफ कैसे दिया कहा हमने, तो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मान लीजिए x1 प्लस आयोटा y1 और ये है x2 प्लस आयोटा y2, इनका डिफरेंस करते हैं बाई डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली क्लास में हमने सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ कवर किया है। तो जिन बच्चों को वो क्लासेज मिसिंग है वो ज़रूर देखिए क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो ये हमने बताया था कि आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करते हो और आयोटा को जस्ट एक वेरिएबल मानते हो, और ये y1 माइनस y2। अब इसका मॉड निकालना है, मतलब a प्लस आयोटा बी अगर फॉर्मेट में है तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये है आपका x1 माइनस x2 क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। तो ये बेसिकली जो एक्सप्रेशन है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का, इसको हमने यूज़ किया डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट Z1 एंड Z2। जैसे इस पे अगर एक एग्जांपल करना हो तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन, लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू माइनस 3 आयोटा एंड 5 आयोटा, अगर मान लीजिए इसका कोई डिस्टेंस पूछता है तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा। तो ये फाइनली हो जाएगा 2 माइनस 8 आयोटा, और ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो यहाँ से 2 कॉमन, ये 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 रूट 17। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है कोऑर्डिनेट की भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 कॉमा माइनस 3, और ये है 0 कॉमा 5। तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज़ 68, और 68 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 2 रूट 17, या स्क्वायर रूट ऑफ 68 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बताओ अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करना, उनका डिफरेंस लेना और मॉड लगा देना, उससे हमें क्या मिल जाएगा, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस। तो ये रहा आपका डिस्टेंस फार्मूला जिसका हम लोग यूज़ करेंगे टू फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर P एंड Q विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई Z1 एंड Z2। अब अगली हेडिंग आप लिखिए सेक्शन फार्मूला। तो देखो सेक्शन फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं, अगर दो पॉइंट दिया है Z1 एंड Z2 जिसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Z1 या Z2 को जो लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट है उसको जो डिवाइड करने वाला एक पॉइंट निकाल सकते हैं जो रेशियो m/n में डिवाइड करता हो। तो जैसा कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा है, अगर ये पॉइंट मान लीजिए P है, Z1 से डिनोट कर रहा है ये, या इसको A लिख सकते हैं या P लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको पॉइंट क्या है ये Q विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई Z2। तो एक यहाँ पे पॉइंट R है जिसको Z लिखते हैं, और ये रेशियो अगर m/n है तो इंटरनल डिवीज़न के लिए हम लोगों को रिजल्ट पता है। फॉर इंटरनल डिवीज़न इसको हम लोग लिखा करते हैं Z इक्वल टू m टाइम्स, क्या करते थे, इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और सिमिलरली इस रेशियो से आप Z1 में मल्टीप्लाई करोगे और वेटेड अर्थमेटिक मीन टाइप का एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे m टाइम्स Z2 प्लस n टाइम्स Z1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। और ये रहा इंटरनल डिवीज़न का। यहाँ पे जो m/n रेशियो है वो आपका पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे गिवन है
कि पी आर होल डिवाइडेड बाई क्यू आर दिस इज इक्वल टू एम बाई एन, और एम बाई एन क्या है, पॉजिटिव नंबर। इस रेशियो से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और अगर यही पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन का हो, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, तो उस समय क्या होगा, ये पॉइंट बाहर आ जाएगा, आर मतलब ऐसे बन जाएगा उस केस में। यहाँ पे आपका P जिसको हमने डिनोट किया है Z1 से, ये आपका Q है Z2, और ये आपका R आ गया। अब ये एक्सटर्नली बाहर चला गया, और ये है आपका M एंड दिस इज़ इक्वल टू N। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे Z इक्वल टू M टाइम्स Z2 माइनस N टाइम्स Z1 होल डिवाइडेड बाई M माइनस N। इसको ध्यान दीजिएगा, अगर हम इंटरनल के लिए और एक्सटर्नल के लिए कंपेयर करें, इंटरनल के लिए अगर आप n से डिवाइड कर देते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, z इक्वल टू m बाई एन टाइम्स Z2 प्लस 1 अपॉन m बाई n प्लस 1। और एक्सटर्नल के लिए अगर इसी पॉइंट को लिखा जाए तो ये हम लोग लिख सकते हैं माइनस m बाई एन टाइम्स Z2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस m बाई n प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ एक नेगेटिव और पॉजिटिव का ही डिफरेंस है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपको रेशियो निकालना है किसी क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि कोई पॉइंट है वो 2 अदर पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेंगे रेशियो को λ/1। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू m/n है, और m/n को मैंने पॉजिटिव किया है तो यहाँ पे लैम्डा क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे वो लैम्डा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अब बस आपको क्या करना है कि λ/1 मानिए, सेक्शन फार्मूला लगाइए, लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए। लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है दैट मीन्स डिवीजन इज इंटरनल डिवीजन, और अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो डिवीजन क्या होगा बच्चों, एक्सटर्नल, क्योंकि हमने इसमें दिखाया कि जो अपना लैम्डा है वो क्या है, नेगेटिव है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे लैम्डा की वैल्यू 5/3 आ गई तो 5:3 इंटरनली बोला जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू अगर -5/3 आ गई तो 5:3 एक्सटर्नली बोला जाएगा। और अगर मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट में m और n की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली जो यहाँ पे वेटेड एवरेज बोल रहे थे, वेटेड अर्थमेटिक मीन, अब सिंपली अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। तो एक पॉइंट आप इसी में नोट करके लिख लीजिए, मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q दिस इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 होल डिवाइडेड बाई 2। बिकॉज जो मिड पॉइंट है उसमें जो रेशियो होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट के केस में ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो ये m और n को जैसे ही इक्वल करेंगे तो ये आएगा Z1 प्लस Z2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, तो डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में मैंने ये बताया कि अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप क्या करिए, λ/1 मान लीजिए, और लैम्डा अगर कैलकुलेशन करने के बाद पॉजिटिव आ जाता है देन डिवीजन इज इंटरनल, और अगर लैम्डा नेगेटिव आ जाता है तो डिवीजन इज एक्सटर्नल। वैसे मेरा सजेशन ये है कि आप डायग्राम हमेशा इंटरनल डिवीजन का ही बनाइए। अगर आपको एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करना है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बीच में केवल क्या कर देना है, ये दोनों प्लस हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों जगह माइनस। तो ये रहा आपका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, और ये आपका इंटरनल डिवीजन का, और ये मिड पॉइंट। ये तीनों को आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि यही सारी चीज़ें ज्योमेट्री पार्ट में पूछी जाती हैं जो आजकल जेईई मेन फेवरेट है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और हेडिंग लिखिए आप, सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल, तो सेंट्रॉयड होता है बेसिकली द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में जो 3 मीडियंस होती हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। तो जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, और इसको हमने जो डिनोट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से डिनोट कर रहे हैं A को, B को हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से डिनोट कर रहे हैं, और C को बेसिकली Z3 से डिनोट कर रहे हैं। तो ये मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसको हम लोग अगर मीडियंस तीनों बना देते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रॉयड। और हर सेंट्रॉयड हर मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में, और ये दोनों पॉइंट सेम हैं। तो आपसे अगर D पूछूं कि इसका
डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, इसका एवरेज, तो Z2 + Z3 अपॉन कितना आएगा 2। और अगर 2:1 का फॉर्मूला लगाएं तो कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू सेंट्रॉयड ये मिल जाएगा आपका। ये जस्ट एक नोटेशन है, ये हमने लिखा है सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या आएगा 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2 टाइम Z2 + Z3 अपॉन 2 प्लस 1 टाइम्स Z1 होल डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो ये फाइनली सिंप्लीफाई होके आ जाता है Z1 + Z2 + Z3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये आप कह सकते हो कि अर्थमेटिक मीन ऑफ Z1, Z2 एंड Z3, इसको कहते हैं सेंट्रॉयड। अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज। तो इसमें क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो पहला पॉइंट ये है कि ये मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इट इज़ सेंट्रॉयड इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। जो मीडियंस होते हैं, मीडियंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है उसको कहते हैं मीडियन। ये बस इतना ही होता है, आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। उसी तरह से हमने बी से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि जहाँ से 2 मीडियन पास होंगी तीसरी मीडियन भी उसी पॉइंट से निकल जाएगी। दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, और ये सिमेट्री से प्रूफ भी हो जाता है कि अगर इसको हम 2:1 मानते हैं तो जो पॉइंट आया है उसी तरह से ऐसा भी कर सकते थे कि हम पहले ई निकाल लें और 2:1 फार्मूला लगाएं तो फिर से सेम पॉइंट मिलेगा। और सिमिलरली अगर हम एफ़ निकालते हैं इन दोनों का मिड पॉइंट और फिर 2:1 अप्लाई करते तो फिर से वही रिज़ल्ट मिलेगा। ये सेम रिज़ल्ट मिलने का जो मेन मतलब है वो ये है कि तीनों मीडियंस एक पॉइंट से पास होती हैं। अदरवाइज़ अगर ये अलग अलग पॉइंट से पास होती, मतलब 2 का एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो आएगा ही, यहाँ पे 3 अगर नंबर ऑफ़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता तो ये तीनों एक्सप्रेशन अलग अलग आते, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोगों को पता है कि आप सेंट्रॉयड का फॉर्मूला जो है वो किसी तरफ से डिवाइड करिए, जैसे हमने AD मीडियन के थ्रू डिराइव कराया है, तो जो वैल्यू आया है वहीं आपका B मीडियन के थ्रू भी आएगा और वहीं आपका CF मीडियन के थ्रू भी आएगा। तो ये तभी हो सकता है जब ये तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास हों, और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड का सबसे ईजी होता है, 4 पॉइंट होते हैं, सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर। तो सेंट्रॉयड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ये सबसे आसान है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ लेंगे। तो ये रहा सेंट्रॉयड, ये आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप इसको अगर याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूल सकते। और बच्चों एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है, उसको ध्यान रखना, क्योंकि IIT JEE में इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया है कि ये जो G है ना, यहाँ पे ट्रायंगल, जैसे ये 3 ट्रायंगल हैं GBC, GCA और GAB, इन तीनों की एरिया सेम होती है। तो आप चाहें तो यहीं पे नोट करके लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC, GCA एंड ट्रायंगल GAB आर इक्वल। सेंट्रॉयड क्या करता है, अपने गिवन ट्रायंगल के एरिया को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये JEE एडवांस में किस तरह से क्वेश्चन पूछा था। और 4 पॉइंट जो होते हैं, सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, इसमें सेंट्रॉयड ही केवल ये काम करता है, बाकी 3 नहीं करते इन जनरल। इक्विलैटरल के केस में चारों पॉइंट सेम हो जाते हैं, तो आप किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए स्केलन ट्रायंगल है जिसमें अनइक्वल साइड्स हैं, तो ये चारों पॉइंट्स अलग अलग आते हैं। तो जब चारों पॉइंट्स अलग अलग आएंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रॉयड है जो अपने इस ट्रायंगल के एरिया को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और कोई 3 ये एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि सभी पॉइंट्स इन जनरल एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन वो एरिया इक्वल होंगी, और वो तभी होंगी जब अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा अंदर वाला वो होगा सेंट्रॉयड। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, सेंट्रॉयड हमेशा जो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है, चाहे ट्रायंगल एक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूस एंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेंट्रॉयड इज़ ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। ये रहा सेंट्रॉयड का डिस्कशन। अब इसके बाद आप हेडिंग लिखो
इन सेंटर। इन सेंटर बेसिकली क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसको फटाफट लिख लीजिए, इट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उससे एक्स सेंटर्स बन जाते हैं, जो कि इन जनरल बहुत कम ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इन सेंटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये एंगल को हमने बाइसेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये एंगल इक्वल हैं, उसी तरह से इस दूसरे एंगल को डिवाइड मतलब इक्वल कर दिया। और तीसरा एंगल, तो ये ए बी सी अगर है और ये डिनोट करता है Z1, या आपका B जो डिनोट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेड बाई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 एंड C इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कॉम्प्लेक्स नंबर Z3। तो एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है बच्चों कि अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस को हम लोग कैपिटल ABC से डिनोट कर रहे हैं, तो A के सामने जो साइड है BC, उसको साइड लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल a से, यहाँ स्मॉल b और यहाँ स्मॉल c। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इक्वल हैं, यहाँ पे भी ये एंगल सेम आएंगे, ये कह सकते हैं, और यहाँ पे भी ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी को कहा जाता है इन सेंटर। और इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखनी है। पहला ये कि अगर मान लीजिए ये D पॉइंट है, दिस इज़ E एंड दिस इज़ F, तो पहला पॉइंट होता है कि BD अपॉन DC की जो वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू C बाई B, या आप इसको AB बाई AC भी लिख सकते हैं। इसका वैसे प्रूफ भी होता है, जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अभी आप जस्ट इसको याद रखिए कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे ये सामने वाली साइड है BC, और ये लाइन है AD, तो ये जो D पॉइंट है, दिस इज़ BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि AI अपॉन ID, दिस इज इक्वल टू B प्लस C होल डिवाइडेड बाई A। तो इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे हम लोग I का अपना एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। पहले D निकाला जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू D। तो अगेन यहाँ पे हमने बताया कि ये C/2 क्या है, B रेशियो। तो सेक्शन फार्मूला आप यूज़ करिए, तो BZ2 प्लस CZ3 अपॉन B प्लस C। और इसको हमने बताया कि ये B प्लस C/2 क्या है, A रेशियो है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू इन सेंटर निकालेंगे, तो दिस इज इक्वल टू AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 होल डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C आएगा। ये हमने क्या कहा, आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे B प्लस C से अगर इस टर्म में मल्टीप्लाई करें तो B प्लस C कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर लिखेंगे A टाइम्स Z1, तो BZ2 प्लस CZ3 प्लस A टाइम्स Z1 अपॉन इन दोनों रेशियो का सम, तो B प्लस C प्लस A। तो ये वही लिखेंगे जो हमने लिखा है। वैसे ओवरऑल आपको रिजल्ट से मतलब है, मैंने देखा है कि केवल रिजल्ट भी अगर याद है तो स्टूडेंट वो क्वेश्चन जेई में कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक जेई एडवांस का सवाल है, उसमें ये जो कॉन्सेप्ट हमने 2 पॉइंट बताए हैं, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं इनफैक्ट जेई में। और जेई मेन में इसको टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट, अगर कोई भी लाइन ये प्रूव करना है कि वो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो बस आप इतना दिखा दीजिए कि सामने वाली जो साइड है वो एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड हो गई, तो उससे ये सफिशिएंट होता है कि AD इज़ एंगल बाइसेक्टर। और ध्यान रखना बच्चों, ये इन सेंटर है, मतलब ये किसी सर्किल का सेंटर है, और वो सर्किल क्या करता है, ये तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। तो ये ध्यान रखिए। क्लियर? तो हमने क्या लिखा अभी तक, आपका इन सेंटर का फॉर्मूला। और ये कैसे याद करेंगे, सबसे बड़ी बात, वहाँ तो अर्थमेटिक मीन याद कर लिए थे, तो यहाँ याद करने का तरीका है, देखिए कैसे, A टाइम्स Z1, जैसे जो ये आपका जैसे A है तो उसके सामने का जो वर्टेक्स है वो क्या है, Z1 है, प्लस B टाइम्स Z2 प्लस C टाइम्स Z3 अपॉन, अब कन्फ्यूजन होता है कि जैसे ये तो कर लिए सामने, जैसे A टाइम्स Z1 प्लस B टाइम्स Z2 प्लस C टाइम्स Z3,
अब ये कन्फ्यूजन होता है बिगिनर्स को कि डिवाइड किससे करें, Z1 + Z2 + Z3 से या A + B + C से। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो ये डायमेंशनली क्या कैंसिल होना चाहिए, साइड लेंथ। तो हम साइड लेंथ को कैंसिल करेंगे, है ना। हमें यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे A + B + C से। डायमेंशनल एनालिसिस आप लोग जानते होगे ना, फिजिक्स में पढ़ते हो, उसी चीज़ को यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं। वो आपको याद करने में हेल्प करता है कि हमें डायमेंशनली Z को रखना है, इसका मतलब साइड लेंथ को कैंसिल करना है। तो वैसे भी दिमाग लगा सकते हो। और वैसे हमने जो प्रूफ बताया है, अगर आपको सिर्फ इतना भी याद है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक हो गया। अब अगला हेडिंग लिखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लिखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ये आपका जेई मेन फेवरेट है और ये जेई मेन स्पेशल है। आप देखोगे जेई मेन में इस पे बेस्ड कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे अभी तक। तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट है और एक तरफ हमने लिखा है इस लाइन सेगमेंट को Z1 और दूसरी तरफ लिखा है हमने Z2। क्लियर? अब हम चाहते हैं कि ये जो AB सेगमेंट है इसको बाइसेक्ट करने वाला और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला लाइन ड्रॉ कर दें। तो क्या करते हैं, इसका जो पहला एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है कि हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो वो यहाँ कहीं आएगा अप्रॉक्सीमेटली, और ये एक लाइन बना देंगे जो परपेंडिकुलरली क्या हो, इसको बाइसेक्ट करते हुए निकल जाए। अब हम चाहते हैं कि ये जो लाइन दिख रही है ये स्ट्रेट लाइन है, देखने में जैसा भी लगे आपको। तो इस स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं, मतलब इस पे पॉइंट जो लाई कर रहा है उसका लोकस निकालना चाहते हैं, मतलब जो पॉइंट जिस पाथ पे घूम रहा है उस पाथ की इक्वेशन, जिसको बिंदुपथ कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना। तो ये पॉइंट का जो इक्वेशन है उसको निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप क्या करिए, एक जनरल पॉइंट को मान लीजिए Z। ये वेरिएबल पॉइंट है और ये कहीं भी लाई कर सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। अब हम लोगों को एक ज्योमेट्री यूज़ करनी होगी, और वो ज्योमेट्री कौन सी है, तो वी नो दैट आप किसी भी पॉइंट से इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल। तो इसको अगर हम ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन करें तो दिस इज इक्वल टू ईच अदर। ये कैसे हुआ, ये ध्यान रखना कि ये चारों नहीं इक्वल होंगे। यहाँ पे हमने इनको आपस में इक्वल किया है और ये आपस में इक्वल हैं। और ये कैसे कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हुए, तो इसके लिए मैं बता दूँ। देखिए हमने सबसे पहले ये लेंथ को इक्वल किया था, कहा था हमने आपसे कि मिड पॉइंट है तो लेंथ तो इक्वल हो ही गई। परपेंडिकुलर कहते ही ये 90-90 हो गए और ये कॉमन साइड हो गई। तो जैसे ये कॉमन साइड हुई तो कॉमन साइड एंगल और साइड वाले बेसिस के ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंट। और जैसे ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे तो वी नो दैट, आप ऐसे लिखना है कि लेट P ब्रैकेट में Z बी एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सिंस वी नो दैट AP इक्वल टू BP, और डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हमने अभी पहला हेडिंग बताया था, डिस्टेंस फार्मूला। Z और Z1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लिखोगे मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 एंड दिस इज़ मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2। तो ये होती है इक्वेशन, इसको ध्यान से देखिए और याद रखिएगा। ये याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2 रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। इसको ध्यान रखिएगा। और ये एक लोकस है और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, Z। तो आप कह सकते हो कि Z इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हो गया। कोई भी पॉइंट का मतलब एक प्रकार से हमने इसकी इक्वेशन लिख डाली
तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसको आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी फर्दर एनालिसिस होती है। जैसे हमने आपको बताया था कि जब भी आपको डिस्टेंसेज या मॉड जेड दिया हो तो आप क्या करते हैं, अगर मॉड जेड दिया हो तो उसको स्क्वायर कर देते हैं, एंड मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड कंजुगेट। तो अब हम लोग इसकी फर्दर एनालिसिस देखते हैं। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो इसके बाद क्या किया जाएगा कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू का होल स्क्वायर। फिर क्या बताया हूँ मैं कि इसको आप लिख सकते हैं जेड माइनस जेड वन इंटू कंजुगेट ऑफ जेड माइनस जेड वन। उसी तरह से ये जेड माइनस जेड टू, फिर जेड बार माइनस जेड टू बार। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज़ जेड जेड बार माइनस जेड जेड वन बार। इस तरह से आप लिख दीजिए जेड बार जेड वन प्लस जेड वन इंटू जेड वन कंजुगेट इक्वल टू जेड इंटू जेड कंजुगेट, ये जेड टू कंजुगेट माइनस जेड कंजुगेट जेड टू और प्लस जेड टू इंटू जेड टू कंजुगेट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और सबको अगर लेफ़्ट साइड में ले जाएं तो ये आ जाएगा जेड टू कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट टाइम्स जेड प्लस जेड टू माइनस जेड वन टाइम्स जेड कंजुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जेड टू माइनस जेड वन का कंजुगेट टाइम्स जेड प्लस जेड टू माइनस जेड वन टाइम्स जेड कंजुगेट, और इन सबको भी इधर लेकर आया जाए तो मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का ये कंजुगेट है, मतलब ये अगर जेड है तो ये जेड कंजुगेट इसको ट्रीट कर सकते हैं, और ये हमेशा क्या आएगा, रियल। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज़ ऑफ द फॉर्म, और ये किस फॉर्म में आपका दिखेगा, तो ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, वेयर ए इन जनरल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड जो बी है वो क्या है, रियल नंबर है। ये बच्चों इसलिए हमने एनालिसिस करवाया क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाला था हमने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन कोई भी हो उसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो तो सेम ही आएगा। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन जानते हैं वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप उस लाइन को किसी भी फॉर्म में लिखो, फाइनली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में जैसे लिख लेते हो, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में आप स्ट्रेट लाइन की कोई भी फॉर्मेट में इक्वेशन लिखिए, वो कंक्लूड होगी हमेशा ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। हाँ, इन दोनों में कोई भी पहले और बाद में लिख सकते हैं, जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है ए जेड बार प्लस ए बार जेड, और ए इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है और बी क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ पे इस तरह से दिया जा सकता है कि Z1 Z2 दे दे और आपसे कहे कि पूरी इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो आप ए और बी की वैल्यू बता दीजिए। तो आप क्या करना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए कितना है, तो जो जेड बार का कोफिशिएंट है Z2 माइनस Z1, और बी कितना है, तो मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, ये मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ क्या लिखा हमने, Z2 स्क्वायर। तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम सर्किल के बारे में डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल, इन सेंटर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पांचों पॉइंट को आप अच्छी तरह से एकदम याद कर लीजिएगा, तभी नेक्स्ट क्लास देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये आपने क्लास अच्छे से देखा है। और नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन चली जाए आपके पास, उसके लिए आप क्या करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।